ऐसा बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं जिससे वो एआई और रोबोटिक्स के बारे में सीख रहे हैं। टॉप नॉच सिटीज की शिक्षा हमारे गांव शहरों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? उसके कारण है कि या तो आपके पास प्रॉपर करिकुलम नहीं है या आपके पास पढ़ाने के लिए अच्छे ट्रेनर नहीं है। तो ये तीन चीजें अगर हम कड़ी जोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि हम वो शिक्षा वहां भी दे सकते हैं। एआई की क्लासेस, आप कौन सी क्लासेस स्टार्ट करते हैं? सिर्फ एआई कहना सही नहीं होगा। एआई चैटबॉट्स वगैरह बहुत सारी चीजें बच्चे बनाते हैं, बट ये कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर ग्रेड वाइज कोडिंग के कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ रोबोटिक्स के होंगे, कुछ एआई के होंगे। जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा इमेजिन करे कि वो उसको अपन एआई पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो तो फर्स्ट क्लास में है। तो उसको किस तरीके से कुछ डिफरेंट वे में आप जैसे फर्स्ट क्लास में आप मैथ्स कैसे पढ़ते हैं कि पहले आप 1 to 200 तक काउंटिंग सीखते हैं, सेम प्रोसेस है कि आपको पहले ही दिन पहली क्लास में एआई नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे कि दुनिया में ये एग्जिस्ट करता है। अभी जैसे एआई बहुत चल रहा है, रोबोटिक्स भी चल रहा है, सो एआई रोबोटिक्स एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करेगा या फिर उसे एनहांस करेगा? बिल्कुल एनहांस करेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ बिग ब्रिलर पॉडकास्ट। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो कि काफी ज्यादा सुंदर और टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर है। उनका नाम है डॉक्टर गुंजर झाझरिया। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम टू यू इन आवर चैनल। थैंक यू विशाखा, और आपके थैंक यू हमारे सो स्टूडियो में भी। मच for all the Big Briller team. I'm a big fan of your channel. So thank you so much. थैंक यू सो मच। सो अभी जैसे आपने आपका बताया बैकग्राउंड दैट कि आप एजुकेशन लाइन में थे पहले, एंड देन सडनली आपने क्या सोचा या क्या चीज आपको हिट करी कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है? देखिए, किसी भी पेशे में हम होते हैं और जब उस पेशे में काम करते हुए हमें खलबली मचती है कि मुझे चीज़ें और सुधारनी है, मुझे इन्हें बियॉन्ड द डायरेक्शंस जो आपके टॉप हायरार्की से आता है, उससे इतर कुछ इस क्षेत्र में करना है, तो वो एंटरप्रेन्योर के रास्ते ही जा सकता है, उसके अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है। तो मैं जब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी, एजुकेशन में मैं थी, तब मुझे बहुत बार रोज मुझे नई नई आइडियाज आते थे और मुझे लगता था कि मैं इस चीज को और बेहतर कर सकती हूँ यदि मैं बिना किसी डायरेक्शन के खुद की आइडियाज पे काम करूँ तो। सो जैसे कि आपने कंपनी के बारे में बताया, आपकी आकलन, सो उसके बारे में बताया कि आपको कब आपने सोचा कि दैट मुझे आकलन स्टार्ट करना है और इस प्रॉब्लम को फेस करना है कि भाई बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे लाइक उससे छुटकारा पाना है? इससे पहले दिमाग में था मुझे कि मुझे कुछ बिजनेस करना है और वो बहुत छोटे समय से मेरे मेरे पास था कि मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि मीडिया से मैं बहुत इंस्पायर थी बचपन से और मुझे ऐसे लगता था कि मुझे ये बिजनेस सूट पहनना है, तो वो मैंने सिर्फ एंकर्स को ही देखा था बचपन में। और उसके बाद 11th स्टैंडर्ड तक आते आते मुझे समझ आया कि बिजनेस विमेन मुझे बनना है और जो क्षेत्र हमें दिलवाए जाते थे वो साइंस ही होता था कि अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आपको साइंस ही लेना है। तो मजबूरी में मुझे मेरे पेरेंट्स के दबाव में आकर साइंस बायो लेना पड़ा और उसके बाद समहाउ आई लैंडेड अप टू बीएससी एंड देन एमबीए। एमबीए तक का सफर मेरा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि उनको ये लगता था कि आप बीएससी एमएससी करिए, साइंटिस्ट फील्ड में जाएं या गवर्नमेंट जॉब में जाएं। तो ये एमबीए का फील्ड जिस परिवार से मैं आती हूँ वहां पे वो बहुत अलग फील्ड था महिलाओं के लिए, तो स्वीकार नहीं किया था उन्होंने, पर मैंने समहाउ एमबीए करा। उसके बाद मैं फिर शिक्षा के क्षेत्र में चली गई क्योंकि अगेन परिवार का ये मानना था कि आपको 9 to 5 वाली बिजनेस जॉब नहीं करनी चाहिए बीइंग अ फीमेल। तो वो चीजें थी। उसके बाद जब आकलन की स्थिति में जब हम आए, कोविड में हम वापस गांव गए और मैंने देखा कि वहां पर अभी भी समस्याएं हैं कि सरकार निर्देश दे देती हैं कि आपको ऑनलाइन कक्षाएं लेनी है, मोबाइल पर होमवर्क्स लेने हैं, लेकिन ना हमारा सिस्टम तैयार है और ना हमारे बच्चे तैयार हैं, ना अभिभावक चाहते हुए भी उन चीजों से आगे बढ़ पा रहे हैं रोलिंग कैमरा एक्शन से। तो उस समय मुझे लगा कि हमें इस पे जरूर काम करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं और हम हमारे समाज को अगर ये
वापस दे सकते हैं, और क्योंकि मुझे बिजनेस भी करना है और क्योंकि यहाँ पे जरूरत भी है जी। और किसी को वापस भी आना है, तो इस तरीके से हमने आकलन को शुरू करा। अच्छा, सो आकलन का कॉन्सेप्ट बताइए कि ऐसा आप बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं जिससे वो एआई और रोबोटिक्स के बारे में सीख रहे हैं, लाइक पूरा कॉन्सेप्ट आकलन के बारे में मतलब हमें देखिए, जानना जब हम बात करते हैं कि कोई भी है। जी। टॉप नॉच सिटीज की शिक्षा हमारे गांव शहरों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है, उसके कारण है कि या तो आपके पास प्रॉपर करिकुलम नहीं है, या आपके पास पढ़ाने के लिए अच्छे ट्रेनर नहीं है, या आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मतलब जी। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये तीन चीजें अगर हम कड़ी जोड़ देते हैं तो हमें जी। लगता है कि हम वो शिक्षा वहां भी दे सकते हैं, रूरल एरियाज में और गांव गांव शहरों में। तो हमने बस आकलन में यही किया है। आकलन जो है वो एक फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन जी। स्कूल के मैनेजमेंट को देता है जी। कि आप अगर यदि हमसे जुड़ते हैं तो आपके पास करिकुलम का पूरा गाइडेंस डायरेक्शंस जाते हैं, जी। इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आपको पूरा करिकुलम प्रॉपर मिलता है जो मैनेजेबल है, जिसके प्लानर्स भी आपको मिलते जी। हैं, जी। और उसके बाद में आपको लैब सेटअप की गाइडेंस भी मिलती है अकॉर्डिंग टू योर बजट। हम आपको ये आते ही नहीं कहेंगे कि आप लैब, 10-15 लाख की हाँ, लैब लैब बनवाओ। सेटअप करिए, क्योंकि हमें पता है कि शुरू में बच्चे को बस इतने ही इक्विपमेंट्स की जी। रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चा जो है उस लेवल पर जाएगा। हम्म। तो इस तरीके से हैंड होल्डिंग करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था हमें, और फिर हमें ये भी चाहिए था कि कोई ऐसा ट्रेनर हो जो बीटेक हो, क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो, और वो उन गांव शहरों में जाए। जी। तो जिसको जो बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, और लोग इसी को क्वेश्चन करते हैं कि क्यों वो आकलन स्केलेबल नहीं है, क्योंकि आकलन जो है वो सर्विस में काम कर रहा है, ओके। और इस तरीके की सर्विस जो हमें विश्वास ही नहीं होता है कि आप ऐसे ट्रेनर्स को भेज रहे हैं गांव शहरों में, विच वी आर डूइंग इट। तो उसको हमने क्रैक किया है कि हमारे देश की समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। बहुत सारे हमारे जो जी। इंजीनियर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड है वो भी ऐसे शहरों से आते हैं जिनके कॉलेजेस को, जिनमें स्किल्स तो है, जी। लेकिन जिनके कॉलेजेस को आईआईटी जितना रेप्यूटेड नहीं माना गया है, तो जी। उनको प्लेसमेंट्स नहीं हो पाते हैं। तो डेफिनेटली। उनके प्लेसमेंट नहीं होते, हम उन कॉलेजेस से टाई अप करते हैं, उनको हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और फिर उन्हीं बच्चों की स्किल में लगा देते हैं। तो अच्छा, दैट्स हाउ वी आर कंप्लीटिंग द होल लाइक साइकिल, सर्कल एक। अनएम्प्लॉयमेंट से स्किलिंग का। अच्छा, सो अभी आकलन में अभी कितने स्कूल्स के संग टाई अप है अभी? अभी हमारे पास 100 अराउंड स्कूल्स हैं, 5 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। ओके। राजस्थान तो हमारा गढ़ है, क्योंकि हमने यहीं ऑब्वियसली, से हाँ। शुरू किया था, शेखावाटी से। जी। और उसके बाद अभी हम हरियाणा में भी हैं, हम यूपी में भी, उत्तराखंड में, झारखंड में हम हैं। तो इस तरीके से हम 5 स्टेट्स में हैं। अभी जैसे एआई की क्लासेस, आप कौन सी क्लासेस स्टार्ट करते हैं? देखिए, सिर्फ एआई कहना सही नहीं होगा। एआई चैटबॉट्स वगैरह बहुत सारी चीजें बच्चे बनाते जी। हैं, बट ये कंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर ग्रेड वाइज कोडिंग के कुछ चैप्टर्स होंगे, जी। कुछ रोबोटिक्स के होंगे, कुछ एआई के होंगे, और ग्रेड जी। वाइज बच्चा सारे अपने करिकुलम कंप्लीट करता है, जस्ट लाइक मैथ, साइंस, जी। सोशल स्टडीज। इसमें एक चीज और आकलन ने करी है कि मेन स्ट्रीम शिक्षा बना दिया है हमने इसको, टेक्निकल एजुकेशन को। जी। जो सबसे बड़ी समस्या थी स्कूल की कि हम कितने सारे कोर्सेज अलग अलग लेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर जी। से। हम एक कोर्स लेंगे, फिर दूसरा कोर्स लेंगे, तो फिर मेन जो करिकुलम है जी। वो असाइड हो जाता है, और आपके पास 10 एडिशनल कोर्सेज हो जाते हैं। जी। तो वहां पर हमने ये करा है कि जो सिर्फ कंप्यूटर, कंपलसरी हम्म। कंप्यूटर था, जिसके एग्जाम होते थे, मार्क्स ऐड होते थे, उस कंप्यूटर को कंप्यूटर प्लस कोडिंग प्लस रोबोटिक्स प्लस एआई बना दिया है। अच्छा, तो सारी चीजें वो एक एक साथ। सब्जेक्ट है, और उसके एग्जाम भी होते हैं, तो मार्क्स भी ऐड होते हैं आपके। और मार्क्स ऐड होते हैं इसलिए बच्चा एंड पेरेंट्स भी उस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, तो इस वजह से वो स्किलिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो पा रही है। कोई पर्टिकुलर टाइम कि यार इतने मिनट, या लाइक 30, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, इतने मिनट की तो हमें क्लासेस देनी है, या फिर जितना स्कूल्स में टाइमिंग होता है? स्कूल में टाइम टेबल जो रहता है कि आपका मैथ्स पीरियड आएगा, साइंस पीरियड कोई आएगा, एक्स्ट्रा नहीं है कंप्यूटर कि बच्चे पीरियड को एक आएगा, घंटा नहीं नहीं, जबरदस्ती एक्स्ट्रा पढ़ा कुछ रहे भी हैं? नहीं है। तो विच इज वेरी एक्सेसिबल फॉर स्कूल जी। प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, की वो ले पा रहे हैं चीजें, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा
मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, और कंप्यूटर टीचर एनी हाउ उनको रखना ही होता था, तो उसकी जगह पे वो कोडिंग ट्रेनर है, तो उनकी बहुत कॉस्ट भी नहीं बढ़ रही है। जी। सो जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा इमेजिन करे कि वो उसको अपन एआई पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो तो फर्स्ट क्लास में है, तो उसको किस तरीके से कुछ डिफरेंट वे नहीं, में आप सम जैसे एक्सप्लेन करते हैं? फर्स्ट क्लास में आप मैथ्स कैसे पढ़ते हैं कि पहले आप 1 हम्म। टू 200 तक काउंटिंग जी। सीखते हैं, सेम प्रोसेस है कि आपको पहले ही दिन पहली ही क्लास में एआई नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन जी। आपको ये कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे कि दुनिया में ये एग्जिस्ट करता है। हम्म। जैसे आपको रोबोट दिखाया जाएगा, कुछ फोटोज बताई जाएंगी कि जी। रोबोट में इस तरीके के सेंसर होते हैं, या कुछ गेम फॉर्मेट में किट्स कुछ दिए क्रिएटिव वे में जाएंगे। एक्सप्लेन करते हैं हाँ कि जी। जिससे बच्चे हमारा का सारा इंटरेस्ट जो आए। होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही होती है, पीबीएल पर ही हम काम करते हैं। जी। तो अभी जो हमारी सरकार है वो नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के तहत बहुत सारे ऐसे बिल्डाथॉन और ऐसे इवेंट्स जी। हैकाथॉन कराते हैं, जिनमें वो स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। जी। तो उन सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कराना स्कूल की टीम टीम को, वो भी हमारा पार्ट है। मतलब हम अच्छा, इतना हैंड होल्ड करते सबको हैं कि साथ में हम लेके। आपको प्रोजेक्ट्स को सिर्फ बनवा के नहीं छोड़ेंगे, जी। हम जी। आपको वहां तक उस स्टेज तक लेके जाएंगे, वो एक्सपोजर भी हम आपको देंगे। ओके। सो अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कौन से एरिया में आपको लगता है, कौन से बड़े एरिया में लगता है कि चेंज आना काफी ज्यादा जरूरी है? एजुकेशन में चेंज आने के लिए तो मुझे ये लगता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा के जी। क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो अपने काम को सीरियसली अगर ले लेंगे तो बदलाव आ ही जाएगा। तो यही है कि स्टेक होल्डर्स अपना काम ईमानदारी से करें। तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, बाकी कुछ ऐसा हमने छोड़ा नहीं है अभी हम्म। पिछले 10 साल में जो हमने आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया हो 100% दिया शिक्षा के अपना। क्षेत्र में। जी। बाकी आकलन जब आप स्टार्ट कर रहे थे, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे, लाइक आकलन को लेके कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रही है कि यार एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, कुछ स्कूल वाले मतलब मना कर देते हैं कि नहीं हमारे तो ऑलरेडी कंप्यूटर लैब है, हम वहीं पे सिखाएंगे, सो उसको लेके नहीं, क्या क्या चैलेंजेस हैं? स्कूल्स का तो देखो प्रॉब्लम था, वो तो जी। चाहते थे कि तकनीकी शिक्षा से हमारे स्कूल को जोड़ें, तो उन्होंने तो हमें बहुत वेलकम किया। सरप्राइजिंग था हमारे लिए, हमें ये लगता था कि स्कूल जो है वो नहीं चाहता कि अच्छी शिक्षा बच्चे को मिले, स्कूल जी। मैनेजमेंट, क्योंकि ये बदनाम है कि स्कूल मैनेजमेंट पैसा कमाने के लिए अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। जो कि मैं पिछले 4 साल से इस क्षेत्र में हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि हर स्कूल मैनेजमेंट यही चाहता है कि हमारे स्कूल में आने वाले बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इकोसिस्टम के, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन पेरेंट कह रहा है कि इस सब्जेक्ट पे फोकस मत करो, जी। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को मार्क्स चाहिए, उसे नीट कराना है, उसे ये कराना है। या फिर अदर प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके पास बजट नहीं है, जी। या आप इतने छोटे हैं कि आपकी बात को इतनी महत्व नहीं दी जा रही है शुरू में। तो बहुत सारे अदर चैलेंजेस आते हैं आपको जब आप नया कोई स्टार्टअप खड़ा करते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं जिससे लाइक, नहीं मैसेज नहीं, लाइक कोई टिप देना चाहते हैं जिससे वो अपने बच्चों को कुछ ऐसा करे कि वो इनोवेटिव और क्रिएटिव बने? इनोवेटिव और क्रिएटिव तो मुझे लगता है कि हमारी पूरी भारत की पीढ़ी है। हम्म। जो जुगाड़ शब्द है वो जी। हमारे भारत से ही निकला है, और वो इनोवेशन का ही एक दूसरा रूप है। तो मुझे लगता है ये तो हमारे जीन्स में है, बस हमें क्या है कि संघर्ष हमने थोड़े कम कर दिए हैं बच्चों के जीवन में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको उनका पार्ट करने दें हम, जी। हर चीज थाली में सजाकर ना दें। तो वो जब संघर्ष, उनका खुद का जो संघर्ष है वो खुद करेंगे, तो वो जुगाड़, जो इनोवेशन, जो हमारी पहचान है, जी। जिसकी वजह से हमारे भारतीय हर दूसरी, बाहर आप जी। यूएस की कंपनीज देखेंगे तो वहां पे भी भारतीयों का परचम है। वो इसी कारण है क्योंकि वो जुगाड़, मतलब अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं मैनेजमेंट के, तो भी आपको वो कॉन्सेप्ट किस परिस्थिति में वहां अप्लाई करने हैं, वो आपकी संघर्ष ही सिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि बस यही टीचर्स और अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे का जो खुद का संघर्ष है वो उसे खुद करने दें। उसके लिए आप परेशान ना हो कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर दूं इसके लिए। जी। सो अभी जैसे एआई बहुत चल रहा है, रोबोटिक्स भी चल रहा है, सो एआई रोबोटिक्स एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करेगा या फिर उसे एनहांस करेगा? बिल्कुल इन्हेंस करेगा, क्योंकि आप मानिए कि अगर मैं शिक्षिका हूँ और मैंने 20 साल पहले कोई चीज पढ़ी है, और मैं कितना भी रिसर्च करके क्लासरूम में जाऊं, और
हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, सभी से जी। हो सकता है। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि मैंने कक्षा में कुछ पढ़ाया और वो गलत मैं पढ़ा दिया। अब वो बच्चा आके एआई रोबोटिक्स तक तो हम जाते ही नहीं। अभी हम अगर इंटरनेट के युग में बच्चा आके नेट पे देखता है तो वो दूसरे दिन आके टीचर को करेक्ट कर सकता है। जी। तो ये इस तरीके का एक्सपोज़र बच्चे के पास होना, इस तरीके के ऑप्शंस होना कि वो टीचर के अलावा भी जी। 10 जगह, अब सपोज़ आपके पास कोई टीचर है जिसका, जैसे हमारे आकलन में ये चीज़ है जी। कि हमने ट्रेनर भेजा हुआ है, ट्रेनर हुँ। आपकी क्लासेस ले रहा है, बट आपके पास एक एलएमएस है जिसमें अदर ट्रेनर्स के वीडियो रिकॉर्डेड लेसन्स हैं, कि हो सकता है कि वो बच्चा और वो टीचर का कनेक्शन वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा जी। हो, बच्चा उस टीचर से नहीं समझ पा रहा हो, हुँ। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर लाइक समझाने स्लिप में कर गया हो, उसको कैपेबल याद ना नहीं हो। है। हुँ। तो फिर उस केस में हमें अदर ऑप्शंस हमारे स्टूडेंट्स को देने चाहिए, सो दैट हो सकता है किसी दूसरे का क्लिक कर जाए और वो दूसरे से बहुत अच्छा समझ जाए। जी। सो आपके साथ कोई एजुकेशन को लेके लाइक ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ जब जाके आपको लगा नहीं यार मुझे मेरे संग हुआ लेकिन अब मैं नहीं चाहती फ्यूचर जनरेशन को हो तो उन्हें एआई मुझे सिखाना है, कोई हाँ, एक स्टोरी पर्सनल एक्सपीरियंस? प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ, मैं जो संघर्ष की बात कर रही हूँ कि मैं तो खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी जी। हुई हूँ जिसमें बेंचेस भी नहीं होते थे, हम लोग दरी पे बैठ के पढ़ाई करते थे टिल द 12th ग्रेड। अच्छा। 12th ग्रेड तक यही 11th-12th में जाके मैंने स्कूल चेंज करा था, तो उस स्कूल में था बेंचेस, पर जी। 10th तक के स्कूल में बेंचेस नहीं थे, हम लोग दरी पे बैठ के पढ़ाई करते थे। तो संघर्ष इससे बड़ा क्या होगा कि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। आपको पता था कि आप में टैलेंट है, स्किल्स है, पोटेंशियल है, पर आपको किस दिशा में जाना चाहिए, किस तरीके से, तो आपके 6-7 साल तो वो समझने में लग जाते हैं कि कितने ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। जी। आप किस तरीके से उस दिशा में जा सकते हैं। सो जैसे कि आप फीमेल एंटरप्रेन्योर है सो वुमेन जब भी खुद का कुछ स्टार्ट करती है चाहे कोई बिजनेस हो या कुछ भी हो सो उसको बहुत लोग डीमोटिवेट करते हैं। सो हुँ। फैमिली सपोर्ट कितना रहा और सोसाइटी ने आपको क्या डीमोटिवेट करा या फिर उन्हें सपोर्ट करा, कितना कुछ फेस करना पड़ा एक वुमेन एंटरप्रेन्योर लाइक थे तो उस चीज को लेके? अ, देखिए, सपोर्ट सिस्टम तो मुझे नहीं लगता है कि मेल को भी वो मिलता है जो फीमेल, अगर मैं बीइंग अ फीमेल यहाँ पर ये जी। कहूँ कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि बीइंग अ मेल भी आपको ज़्यादा, इवन मेल को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि कुछ समय तक आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप अर्न भी नहीं कर रहे हैं जी। और आपको फैमिली की ज़िम्मेदारी मोस्टली ये मान लिया जाता है कि मेल के ऊपर है। जी। तो जी। मुझे लगता है कि अगर फीमेल कुछ ट्राई करती है तो उस पे विश्वास तो नहीं दिखाया जाता है कि कर रही जी होगी हाँ। कुछ, अपना लगी हुई है, कुछ कर रही होगी। लेकिन उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है कि उसे परिवार चलाना है, उसे घर चलाना है और लोग उसको बोलने लग गए हैं, निठल्ला है, काम नहीं करता है। तो जी। मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी मेरी जो रिसर्च है पीएचडी की, वो जेंडर एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे ही हुई है अच्छा। और इसमें मैंने बहुत सारे मेल एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी करा और यही मेरे को समझ में आया कि जो ये स्टार्टिंग का इनिशियल स्ट्रगल है वो मेल एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में ज़्यादा है। फीमेल्स के फीमेल्स कंपैरिजन के में। कंपैरिजन में बीइंग अ फीमेल, अब यहाँ पर अगर मेरी बात सुनकर किसी को बुरा लगे तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, बट अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस मामले में पर्सनली मैं ये रही कि मुझे किसी ने रोका नहीं, जी। अगर सपोर्ट नहीं किया है तो रोका भी नहीं है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ चीजें आती हैं, पेरेंट्स से भी आती थी कि फैमिली सपोर्ट था लाइक कि फैमिली नहीं, रेडी थी? सपोर्ट सपोर्ट तो मैं उसे नहीं कहूँगी, क्योंकि सपोर्ट का मतलब होता है कि वो आगे से चल के आपके काम कर दे रहे हैं या आपको या एप्रिशिएट आपको कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं? आपको सामने से कुछ मिल रहा है। जी। लेकिन सपोर्ट नहीं था तो उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है कि आपको नहीं जाना है, आपको इस समय शूट पे नहीं जाना है, इस समय ये नहीं करने जाना है या इस सिटी में नहीं जाना है। तो इस तरीके का नहीं कहा गया मुझे, तो ना सपोर्ट मिला है और ना मुझे रोका गया है। सो आप इसके आकलन के को-फाउंडर हैं हाँ, और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड फाउंडर हैं। ओके। सो हाँ। आप दोनों साथ में रन कर रहे हैं पूरा बिज़नेस? हाँ, साथ में ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट, पूरा टेक्निकल जी। उनका ही है। मैं तो एमबीए थी, तो हुँ, मुझे हुँ। सिर्फ बिज़नेस करना आता है हुँ, हुँ। और मुझे प्लान्स बनाने आते हैं, पैकेजेस बनाने आते हैं या ऑपरेशंस करने आते हैं। बट जी। मेरे हस्बैंड हैं जो टेक्निकली इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं कि क्या सिलेबस में होगा, क्या ट्रेनर्स करवाएँगे, किस तरीके से, वो सब जी। चीज़ें।
केस में मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज यही समझा जाता है कि मेन एंकर जो है बिजनेस का वो हस्बैंड है और फीमेल जो है वो सिर्फ कागज में साइन करने के साइड लिए कर है, देते या हो वो उसे साइड थोड़ा। रोल में है, जी। या वो क्या ही कर रही होगी, फिर तो ये सारा हस्बैंड ने ही खड़ा करा होगा। हम्म। तो ये जो ओपिनियंस है आई गेस एक लेवल के बाद जाकर लोगों को समझ में आता है कि आप ऑन द टेबल बैठते हैं, जी। आप बिजनेस बराबर कर रहे हैं और आप बराबर काम कर रहे हैं। पर उससे पहले तक अभी तक भी परिवार के और बाकी सदस्यों को यही लगता है कि ये शौकिया तौर पे चली जाती होगी और हाँ, मतलब मेन ऐसे जो पति बिजनेस है वो लाइक हस्बैंड का है। सपोर्ट करने कि आपको कोई साइड में कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। हाँ हाँ, तो तो इस वजह आपको भी से लोगों ने मैं काम कर रही थी, पूरी तरीके से मैं लगी हुई थी। शुरू में मैं अपना नाम नहीं लिखवा पाई थी बिजनेस जी। में। कारण क्या था कि मैं फेलोशिप पे अपना रिसर्च कर रही थी, अच्छा। और फेलोशिप में आप कोई अदर इनकम सोर्स आपका नहीं हो सकता है, आप कुछ और नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। जॉब वगैरह। तो मेरी फेलोशिप आ रही थी और मेरा रिसर्च इसी फील्ड से था, जी। यही चल रहा था मेरा। तो उस समय पर पूरा प्लान और जी। चीजें मैं बताती थी, मैं एक एक मैसेज लिख के देती थी, सारी चीजें रात में एक एक बजे तक मैं काम करती थी। जी। लेकिन मैंने कभी आगे आके नहीं बोला कि दिस इज माय बिजनेस, इट वाज लाइक कि भाई हमें करना है, अपना ही हमारा है म्यूचुअल बस। अंडरस्टैंडिंग है जी। कि हमें करना है। और उसके बाद कुछ समय बाद आई हैव रियलाइज्ड कि लोगों ने ये, जब मैंने नौकरी शुरू करी फिर मैंने थोड़ा टाइम, क्योंकि वो अप्रिसिएशन मुझे नहीं मिला कि बीइंग अ फीमेल। लाइक आपके हस्बैंड को अप्रिशिएट कर रहे थे सब, लेकिन आपको हाँ ऐसा हाँ लगा कि हाँ, आपको बस यही अप्रिशिएट नहीं चीज करा कि जब ज्यादा। आप बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस आज तक भी हमारे फैमिली ग्रुप में यही मैसेज आते हैं कि अगर कोई अच्छी न्यूज हम शेयर करते हैं तो यही आते हैं कि दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ संजीव, मेरे अच्छा। हस्बैंड। जी। तो ठीक है। उससे आप डील कैसे करते? लाइक थोड़ा बुरा तो लगता ही है कि लाइक आपने भी अपना 100% दिया है, लेकिन आपको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। लाइक खुशी तो हो रही है डेफिनेटली कि यार मेरे पति को मिल रहा है, और एट द एंड है तो आकलन दोनों का आकलन ही। हमारा है। तो हाँ। डील मैंने नहीं करा है कभी, मैं कभी फ्रैंकली ध्यान नहीं बताती हूँ, दिया। इन चीजों को मैंने कभी डील करा ही नहीं, क्योंकि जी। या तो मुझे डील करना आता नहीं था, या मुझे लगा कि मेरी एनर्जीज मुझे यहाँ नहीं वेस्ट लगानी नहीं है। करनी है। क्योंकि मुझे एक विजन है मेरे दिमाग में और मैं जानती हूँ कि जी। मैं ये काम करके रहूंगी, चाहे अब मुझे 10 साल लगे, चाहे मुझे जीवन भर इसमें लगाना पड़े। पर एक विजन है मेरे दिमाग में और मुझे लग रहा है कि आज नहीं तो 10 साल 20 साल बाद somehow at some point people will realize कि गुंजन सच में इस कंपनी में मेन रोल है, एंकर है। कभी मेरे हस्बैंड के मुंह से निकलेगा, या फिर किसी दिन ऐसा बट आई होगा थिंक कि कि इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चल जाएगा उनको कि नहीं, आपका भी रोल है। ऐसा नहीं, है नहीं कहने कि। से मुझे लगता है कि चीजें बदलती नहीं है। हाँ, वो तो तो है। वो जब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और समय निकलेगा तो शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओके। सो अभी एट प्रेजेंट में बहुत सारे स्टूडेंट फाउंडर्स हैं जिनके पास बहुत सारे आइडिया होते हैं, क्रिएटिव आइडिया होते हैं, लेकिन उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। सो उनको, उनके लिए कोई टिप्स या स्टेप्स आप बताएं जो अपना लाइक आइडिया रिप्रेजेंट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। बिल्कुल। बीइंग अ स्टार्टअप, अर्ली जी। एज स्टार्टअप जी। मेंटोर, जी। मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको अपना पैसा लगाने की नीड नहीं होती है। तो जो भी टियर 3 टियर 4 सिटीज में जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी, और जिनको ये लगता है कि मेरे को बिजनेस करना है और मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरे पास 30-40 लाख रुपए का इनिशियल फंड नहीं है, उनको मैं ये बता दूं कि आपको इनिशियल फंड की जरूरत नहीं होती है। तो जब मेरे पास बच्चे भी आते हैं तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है। अब आप मुझे कहेंगे कि ये तो आप बेवकूफ बना रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है। नहीं, जी। देयर आर अलॉट ऑफ ग्रांट्स जो हमें गवर्नमेंट देती है। तो आपको किसी अच्छे मेंटर को ढूंढना चाहिए जो आपको आपके क्षेत्र में शायद ना दिशा दे सके, लेकिन आपको ये दिशा दे सके कि आपको ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या अदर कस्टमर के ब्लॉकेजेस जो आ रहे हैं, जी। तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, आपको सच में फाइनेंशियली हेल्प मिलती है, और वो भी बिना किसी ब्याज के मिलती है। सरकार ग्रांट्स देती है, और जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कल को हिसाब मांगा जाएगा या आपसे वापस पैसे मांगे जी। जाएंगे। तो सरकार जो है वो प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी ग्रांट्स देती है, बहुत सारी देती है। लोग 1-1 करोड़ की ग्रांट लेकर अपना बिजनेस कर रहे हैं, काफी अच्छा लाइक बिजनेस कर गवर्नमेंट रहे का हैं। तो 100% सपोर्ट है। हाँ, सरकार का 100% सपोर्ट है।
हर क्षेत्र में फाइनेंशियली आपको हेल्प चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए है। हमारे आपका भी जैसे बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने गवर्नमेंट से लाइक फंड मांगा था? नहीं, शुरू में हमें तो 3 साल फंड की जरूरत नहीं पड़ी थी, जब तक हम एक क्षेत्र में काम कर रहे थे, जी एक ही क्षेत्र में ध्यान दे रहे थे। क्योंकि मेरा ये था कि पहले जो हमने स्कूल हमारे इस क्षेत्र में लिए हैं, जो जी हमने जी शेखावाटी में शुरू करा था, वो स्कूल्स को हम सेटिस्फाई कर पाए, अगर हम हमारे सिस्टम को अच्छे से स्मूथ कर पाए, जी तब हम जाके अगर स्केल करना है हमें, तब हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। उस समय हम जाके कह सकते हैं कि भाई नाउ वी नीड फंडिंग, क्योंकि हमने सिस्टम स्मूथ कर दिया। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, हमने कुछ समय व्यर्थ गंवाया इन चीजों में, क्योंकि आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको तुरंत उसको स्केल अप करने के लिए जहां जी। से फंड, जहां से ग्रांट आप ले सकते हैं, वहां से आपको ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट 5 to 10 years में आप आकलन को कहाँ देखते हैं? क्या फ्यूचर प्लान्स है आकलन को लेके? मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे देश के जो भी युवा हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनको हमने ट्रेनर बनाया है, मैं चाहती हूँ कि वो सारे के सारे हमारे देश के युवा साउथ एशियन कंट्रीज में और अदर वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में भी ट्रेनिंग देने जाएं। जी एंड दैट इज माय विजन कि हम अगर 5 स्टेट अभी कर रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा स्टेट भारत के करें। जी और इस सिस्टम को जो हमने बनाया है कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन स्कूल एजुकेशन, वो दुनिया भर के उन देशों में पहुंचे जहां शिक्षा दी जाती है टेक्निकल एजुकेशन जी। की। हमारे जो लिसनर्स है, एजुकेशन लिसनर्स है, सो ओके। उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि भाई अगर वो अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो मोटिवेट रहे उस चीज से, लाइक। हाँ, ये मैसेज मैं देना चाहूंगी कि जितने भी स्टार्टअप खड़ा करने का सोचते हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, इनिशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखिए, किसी भी स्टार्टअप को खड़ा करने में 5 से 10 साल लगते हैं। अगर आप में वो पेशेंस है, तो ही आप इस फील्ड में आइए। आपको अगर कहीं से आपने न्यूज़ सुन ली है कि मतलब करोड़ों के स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, रोज नए स्टार्टअप खुल रहे हैं जी हमारे देश में, उनमें अगर कोई 1 या 2 स्टार्टअप 2 साल में इतना हिट कर गया है, जी तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब वही होप लेकर आए। आपको अपना समय भी देना पड़ेगा, एनर्जीज भी देनी पड़ेंगी। और अगर आपने दी है तो आप इत्मीनान से बैठिए, क्योंकि ये आज नहीं तो कल समय सभी का आता है। तो ये फैक्ट है कि समय सभी का आता है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली 5 से 7 साल दे रहे हैं, मैक्सिमम 10 इयर्स, जी। तो एनी हाउ आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब उस केस में गिव अप करने का कोई ऑप्शन आपके लाइक पास नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा डिमोटिवेट कि क्या बहुत कुछ बार हो नहीं रहा, लगेगा, एफर्ट्स बहुत लगा बार रहे हैं। लगेगा। आज तक भी मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि उतना आर वी ऑन द राइट ट्रैक, आर वी डूइंग वो क्वेश्चन राइट। मार्क अभी भी आता है कि मतलब सही कर रहे हैं या फिर इससे बेटर कर सकते थे या कर रहे। हाँ, कर तो सकते थे इससे बेटर, पर वो आप जब वो रास्ते से निकलेंगे तभी आपको समझ में आएगा जी कि ये रास्ता, अगर मैं यहाँ तक आई स्टूडियो तक, अब अगली बार अगर मैं स्टूडियो आऊंगी तो शायद कम समय लगेगा। जी तो एग्जैक्टली। वो सबके साथ है वो चीज। लास्टली एक लाइन में आप बताएं कि एजुकेशन आपके लिए क्या है? क्या मतलब एजुकेशन सिर्फ मार्क्स है, नंबर्स है कि बस पढ़ के लाने नंबर्स और पास होना है, या फिर उसके अलावा भी एजुकेशन में कुछ है? शिक्षा तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जी है, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर हम सिर्फ स्कूली शिक्षा या घर की शिक्षा, पेरेंट्स से मिली शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, कितनी सारे एस्पेक्ट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो स्कूली शिक्षा में हो सकता है कि हमें कोई पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट जी। करना है, पर अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि नहीं, हम जैसे सारे अब एलिमेंट्स एजुकेशन को उसमें ऐड लेके करें। पेरेंट्स बहुत प्रेशर मारते हैं कि तुम्हें इतने नंबर्स लाने हैं लाने हैं लाने हैं, तो एजुकेशन सिस्टम लाइक बच्चों के लिए अब ऐसा हो गया कि मुझे बस पास होना है, नंबर्स लाने हैं, तो फिर उसके स्किल्स पे इतना ध्यान नहीं रख पाता, वो रट्टा मार लेता है। तो उस चीज को लेके लाइक कोई। देखिए, मुझे लगता है नंबर जरूरी हैं। नहीं, अब मे नंबर्स बी ये डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट जरूरी करेगी है बात, क्योंकि नंबर आपके किस चीज से आ रहे हैं? क्योंकि आपने आप पढ़ कुछ रहे हैं। लिखा है उस जी पेपर में, इसलिए आपके मार्क्स आ रहे हैं। और आजकल के एग्जाम वैसे तो रहे ही नहीं कि आप रट्टाफिकेशन से जाएंगे और आपके नंबर आ जाएंगे। आजकल के एग्जाम्स में ही क्वेश्चंस इतने इनोवेटिव तरीके से और डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। सीबीएसई की बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसके अंदर वो ये बोलते हैं कि अब तो ओपन बुक एग्जाम भी होने लगा है। तो आप ये समझिए कि अगर
बोर्ड ने ये कह दिया कि आप ओपन बुक एग्जाम दे सकते हैं, जी, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई सवाल दिया जाएगा जो उस किताब में सीधा-सीधा आपको मिल जाएगा। जी, जी। आपको उस पे रिसर्च करनी पड़ेगी और वो रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स ही गवर्नमेंट सिखाना चाह रही है, कि अगर बच्चा आधे घंटे, 1 घंटा बैठ के वहाँ पे रिसर्च करके वो लिख पा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर रिसर्च करने की स्किल्स है, जी, जो कि शायद अभी रहा है कि अभी ओपन बुक एग्जाम करने का क्या सेंस है। पर जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, के ही पीछे ज़्यादा कोई रीज़न समझदार होता है। लोग जी। बैठते हैं पॉलिसी बनाने के लिए। तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्किल्स एंड नंबर दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। हमें बैलेंस बनाना होगा। काफ़ी कुछ जानने को मिला इस पॉडकास्ट से, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आई सो होप मच बहुत सारे विशाखा। लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा एआई और आपके आकलन से रिलेटेड। सो अगर आप चाहते हैं ऐसे पॉडकास्ट डिफरेंट-डिफरेंट हम लाते रहे, तो बने रहिए द बिग ब्रदर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।